साथियों, दोस्तों, मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खुश होंगे और प्रसन्न होंगे और अपना काम बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। हम हिंदी साहित्य के इतिहास की जब बात करते हैं तो खड़ी बोली का निर्माण किस तरह से आधुनिक काल में होता है और भाषा कैसे साहित्य को प्रभावित करती है और साहित्य कैसे भाषा के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है और साहित्य कैसे भाषा को प्रतिष्ठित करता है। क्योंकि जिस भाषा में महान कृतियाँ ही नहीं होंगी वो भाषा महान कैसे होगी। तो अगर ब्रज भाषा में महान कृतियाँ हैं, अवधि में महान कृतियाँ हैं, अगर मध्यकाल की भाषाओं की बात करूँ, उर्दू में है, फारसी में है, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, बाकी दुनिया की भाषाओं, मराठी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, सारी भारतीय भाषाओं की अगर भी बात करें तो सब में कुछ न कुछ है। तो हिंदी में भी ऐसी बहुत सारी कृतियाँ हैं जो जाहिर सी बात है कि आधुनिक काल की उपज है। चाहे हम प्रेमचंद की बात करें, चाहे अज्ञे की बात करें, चाहे रेणु की बात करें, चाहे कुंवर नारायण की बात करें, मनु भंडारी की बात करें, राजेंद्र यादव की बात करें, श्रीलाल शुक्ल की बात करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें, तुलसी राम की बात करें, ऐसे अकूत और अनगिनत रचनाकार हैं। जब हम उनकी बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम वाकई साहित्य की बात कर रहे हैं। और साहित्य पढ़ने का मतलब सिर्फ कविता और कहानी को रटना नहीं है। ये भी याद रखिए कि परीक्षा पास करने के लिए आप एग्ज़ाम में सिर्फ रट लिए और आपको मीनिंग भी पता नहीं, कि रात भर रटा और सुबह चपाचट चटाचट हो गया। तो ये भी एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से हम सभी को गुजरना होता है। क्योंकि देखिए, हर किसी की मनोभूमि, मनोरुचि अलग होती है। तो जिसको पढ़ने लिखने में रुचि है, जो कुछ समझना चाहता है देश दुनिया को, और जिस पर अपनी राय बनाना चाहता है, अपने आसपास के माहौल को जान समझकर उसके बारे में कुछ हस्तक्षेप करना चाहता है, वो चाहता है कि यार ये दुनिया बदलनी चाहिए, महिलाओं के लिए अच्छी जगह बननी चाहिए, उनको आगे बढ़ने के रास्ते मिलने चाहिए और समाज के उस वर्ग के लिए रास्ते बनने चाहिए जो वाकई अपने अधिकार की मांग करता रहा और जिसको वो राइट नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने लिखने से आती है। अम्बेडकर ने कहा ना कि जो लाइन मंदिर की तरफ जा रही है, अगर वो लाइब्रेरी या कॉलेज की तरफ जिस दिन जाना शुरू हो जाएगी, उस दिन हमारा समाज बदलेगा अपने आप। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है वहाँ भी जाइए, लेकिन आपको पढ़ना लिखना तो पड़ेगा ना, आपको ज्ञान तो हासिल करना पड़ेगा ना, जीवन में रोजगार तो चाहिए ना, खाने पीने का जुगत तो करना पड़ेगा ना बाबा, घर परिवार भी चलाना है, भाड़ा भी चुकाना है, बच्चों की फीस भी भरनी है, कपड़े भी लाने हैं, जूते भी लाने हैं और अच्छा खाना भी चाहिए, घूमने भी जाना है, घड़ी भी खरीदना है, आज तो मोबाइल भी खरीदना है, सारे साधन खरीदने हैं भैया, लैपटॉप भी चाहिए। तो हमें सब साधन खरीदने हैं तो हमें उसके लिए धन तो चाहिए ना बाबा, धन कहाँ से लाएंगे। तो जीवन और साहित्य, समाज, ये सारी चीज़ें एक साथ चलती है। किसी ने कहा ना कि हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही हमारी वास्तविक जीवन की परीक्षा शुरू होती है, जब हम जीवन के वास्तविक मैदान में प्रवेश करते हैं। तो जिंदगी से सीखना, जिंदगी से अनवरत अपने आप को समृद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाकार मनु भंडारी जी की बात करूंगा। मनु भंडारी जी का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश में भानपुरा जो एमपी है, मंदसौर के पास हुआ था और 1900 और उनकी मृत्यु 2021 में अभी दो साल पहले हुई है। काफ़ी लंबा जीवन जिया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो हिंदी साहित्य की प्रोफेसर रही और कई उपन्यास, कई कहानियाँ लिखी। और आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य के जो दिग्गज रचनाकार राजेंद्र यादव, उनके साथ उनकी लव मैरिज हुई थी। उन्होंने उस दौर में अपने परिवार की तमाम मान्यताओं को तोड़ करके प्रेम विवाह किया था, लेकिन राजेंद्र जी के साथ उनका वो निवाह नहीं हो पाया था। दोनों की वैचारिक असहमतियाँ जो भी कही है, राजेंद्र जी की अपनी अलग दुनिया थी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो बहुत सारी चीज़ें आप गूगल में जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो दोनों को सुन सकते हैं आप। राजेंद्र जी ने भी अपनी बात खुल के रखी है और इन्होंने भी रखी है। लेकिन मनु जी कह सकते हैं कि थोड़ी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वाली महिला रही, इसलिए बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं प्रस्तुत कर पाई और
एक एक कह सकते हैं कि पतिव्रता, जिसको पतिव्रता नहीं कहेंगे लेकिन कहेंगे एक पारिवारिक धर्म के निर्वाह करती रही हमेशा, और बहुत सारे दुख उन्होंने सहे इस दाम्पत्य जीवन में, इसी के चक्कर में। लेकिन उसके बावजूद भी वो रचनाकार कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास हिंदी साहित्य के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी ख्याति है। महाभोज उनका उपन्यास बहुत फेमस है, जो 1982 में आया था। फिर आपका बंटी 1971 में, इससे पहले आया था वो, जो बाल मनोविज्ञान के ऊपर है। उसके बाद यही सच है, उनकी आत्मकथा है। तो बहुत सारी रचनाएं आई और उन्होंने बहुत कुछ लिखा, उन्हें अच्छे खासे पुरस्कार मिले, उन्होंने कई इंटरव्यू दिए। अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में तो वो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मनु जी ने की कहानी संग्रह है मैं हार गई और त्रिशंकु। फिर उनकी कहानियाँ हैं अकेली, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, सयानी बुआ, स्त्री सुबोधिनी, मुक्ति, रजनी, ईसा के घर इंसान। उनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी है। उपन्यास जैसा कि मैंने बताया, आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव और इन्होंने दोनों ने मिलकर लिखा था, स्वामी। फिर संस्मरण लिखा इन्होंने, कितने कमलेश्वर, मनु भंडारी, जैसा मैंने पाया, के ऊपर किसने लिखा। तो मनु जी का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और मैं कहूँगा कि मनु जी की रचनाओं से हमें ज़रूर गुजरना चाहिए, क्योंकि ये स्त्री की जो मन की पीड़ा, वो अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि इंसान के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अपना दुख खुद सहन कर सके। जब आप जीवन में किसी ऐसे मोड़ पर पहुँच जाओ कि आपको लगता है कि सब आपका साथ छोड़ के चले गए और सिर्फ आपको अकेले इन समस्याओं का सामना करना है, इनको डील करना है, तब उनका कहना है कि हमारे अंदर इतनी आत्मशक्ति, हमारे अंदर इतना हौसला और इतनी ताकत हमें जुगत कर लेनी चाहिए समय रहते, कि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का हम अपने खुद के बल पर, अकेले बल पर सामना कर सके, और हम किसी और पर डिपेंड न रहें। क्योंकि इनके पारिवारिक जीवन में जो तनाव रहा, उसका बहुत सारा इफेक्ट, खैर राजेंद्र जी हंस, आपको पता है हंस निकालते थे, वो हंस उन्होंने निकालना शुरू किया था शायद 83 में। तो आपको पता है कि हंस प्रेमचंद निकालते थे, तो वहाँ से कॉपीराइट लेकर के फिर उन्होंने वापस शुरू किया और अपने जीवन के अंतिम काल तक निकालते रहे। और आज भी उनकी बेटी रचना यादव जी है जो हंस निकालती है, नई दिल्ली से, बहुत अच्छी साहित्यिक पत्रिका है, आप उसके बारे में जरूर जानते होंगे। उसमें लगातार कहानियाँ, कविताएं और तमाम चीज़ें छपती रहती है। तो राजेंद्र जी का भी अपना एक योगदान है साहित्य में, उपन्यासकार, संपादक, बड़े थिंकर, बड़े विमर्श को जन्म देने वाले, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, तमाम तरह के विमर्शों को जन्म दिया राजेंद्र जी ने। तो उस लिहाज से, लेकिन मनु जी की अगर मैं बात करूं कि देखिए दाम्पत्य जीवन में जब इस प्रकार की चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं जीवन तो प्रभावित होता ही है, और उसके लिए कई बार आदमी को बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी मनु जी लगातार लिखती रही, पढ़ती रही और अपना काम करती रही बड़ी शिद्दत के साथ में। और कह सकते हैं कि एक समय के बाद उन्होंने राजेंद्र यादव को अपने घर से निकाल दिया था कि बोले आप अपना अलग रहिए, हमारा अब निभा नहीं हो रहा है। जो भी था, एक पति और पत्नी के बीच का अपना, कह सकते हैं कि असहमतियाँ, विवाद रहे, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही लोग महत्वपूर्ण रहे। और मनु जी ने हिंदी साहित्य में अपना भरपूर और महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनात्मकता को खारिज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने स्त्री मन की गहराइयों की तमाम परतें खोली है। स्त्री की, एक सामान्य परिवार में एक स्त्री की क्या कमजोरियां होती है, उसके लिए समाज में स्पेस कितना कम होता है, उन सारी चीज़ों को वो अपनी उपन्यास, अपनी कहानियों, अपनी रचनात्मकता में निरंतर अभिव्यक्ति देती रही है। तो मैं फिर से वही कहूँगा कि एक रचनाकार को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को जानना कितना ज़रूरी है। भानपुरा में थी, एमपी में, परिवार इसी भी कलकत्ता चली जाती है। वहाँ कलकत्ता में बहुत सारा, आपको पता है कि मारवाड़ी लोग उधर चले जाते थे। उनका पापा का कुछ बिजनेस था, वहीं चले गई। फिर वहीं राजेंद्र यादव से मुलाकात होती है और वहीं साहित्य की दुनिया से परिचित भी होती है। वैसे इनके पिताजी बचपन से ही पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, तो ये पढ़ने लिखने के संस्कार उनके मन में वहीं से पड़ जाते हैं। और थोड़ा विद्रोही किस्म की फिर वहीं से होती है, परिवार में खुलेपन के कारण। तो इसीलिए उसमें लव मैरिज भी करती है वो, और ये सारी चीज़ें उनके जीवन में चलती रहती है। और सब कुछ होने के बावजूद भी कहते हैं ना कि जीवन चलता रहता है, जीवन रुकता नहीं है हमारे लिए, इसलिए बढ़िया है कि हम उसको एंजॉय करें, आनंद लें।
और अगर कहते हैं ना कि आपको कुछ हासिल करना है अलग, तो उसकी कीमत चुकाने के लिए भी हमें तैयार रहना है। अगर आप समाज से विद्रोह करेंगे, लोगों से विद्रोह करेंगे, तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप बेहतर करना है, आपको लड़ना है लोगों से, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे आपके दुश्मन भी होंगे, बहुत सारे आपको न चाहने वाले भी होंगे, आपके विरोध में भी जाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें जीवन में आएगी, तो उनके लिए भी हमें अपने आप को निरंतर तैयार करते रहने की आवश्यकता है। अगर हम उन चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, और दूसरी बात है कि रचनाकार का तो काम ही है समीक्षा आलोचना करना समाज की बुराइयों की। अगर वो उन चीज़ों की आलोचना नहीं करता है, उन पर सवाल नहीं खड़े करता है, तो फिर रचनाकार कैसा है वो? रचनाकार अगर सवाल नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? पत्रकार सवाल नहीं करेगा सरकार से तो कौन पूछेगा फिर? तो इस प्रकार की चीज़ें एक रचनाकार के जीवन में चलती है। और भारतीय समाज निरंतर बदल रहा है, हमारी पीढ़ियाँ ज्ञान की दुनिया में प्रवेश कर रही है, उसको आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। लड़के लड़कियां सब पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कह सकते हैं कि उनकी आंखें खुल रही है, तीसरी आंख खुल रही है, शिवजी वाली तीसरी आंख। वो देख रहे हैं कि वाकई जीवन की वास्तविकता क्या है। क्या हम अंधविश्वास और जड़ता में जाना चाहते हैं, या एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए हमें पढ़ने लिखने की आवश्यकता है, हमें ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है, ताकि वो ज्ञान हमारे जीवन को बदल सके, हमें एक खूबसूरत दुनिया में प्रवेश दिलाने के लिए हमारे लिए की का काम करे, चाबी का काम कर सके। ये सब ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी तो आपको स्किल नहीं होगी तो कौन काम देगा, और काम नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो फिर किस पर ब्लेम करेंगे आप? तो ये सब तो करना पड़ेगा, और हंसना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुश रहेंगे तभी कुछ करते रहेंगे। अगर अपने आप को कोसते रहेंगे, दूसरों की बुराई करते रहेंगे हमेशा, उसको छोड़ दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। और हमारे चैनल पर आइए और लाल रंग का घंटा दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और हमेशा अपने आप के प्रति पॉजिटिव रहिए। हमेशा ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, वो आते हैं, उनको कैसे सामना करना है, उस समय कैसे अपने आप को मजबूत करना है। क्योंकि कहा ना किसी ने कि जीवन में दुख ही, जो बुरा वक्त है वही है, वो हमें जो सिखाता है, वो दुनिया की कोई किताब हमें नहीं सिखा सकती, दुनिया का कोई गुरु हमें वो ज्ञान नहीं दे सकता है। तो उस वक्त में कैसे हमें सीखना है और कैसे हम उसको डील कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटी हमें अपने आप के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है, हर किसी के अंदर। हम सब इंसान हैं, और हमें सबको निरंतर आगे बढ़ना है, तो हमें सतत चलना पड़ेगा, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि उस सकारात्मकता के साथ, उस पॉजिटिविटी के साथ आप कोई भी परीक्षा, जीवन का कोई भी संघर्ष, जीवन का कोई भी सोपान पार कर सकता है कोई भी इंसान। और अपनों का प्यार, अपने दोस्तों, परिवार, सभी के साथ मिलकर के हम जीवन की हर बड़ी से बड़ी मुश्किल से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं और अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव बातें करना है, और दूसरों की बुराई करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है, बल्कि हमें हमारे अंदर क्या कमज़ोरी है उसको दूर करना है, और हमें क्या करना है उस पर सोचना है उठते ही। हम दूसरों पर जितनी बातें करते हैं, उससे बढ़िया है कि हम अपने आप पर, अपने काम की बातें करें, अपने आप को अपने काम में लगाएं। और समय वापस कभी नहीं लौटता है, याद रखिए। हम पैसा कमा सकते हैं लेकिन वक्त वापस नहीं लौटता है, इसलिए वक्त की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। वो कहा ना कि कुछ भी नहीं करो फिर भी कुछ न कुछ करते रहना है। अगर कछुए की चाल से हम धीरे धीरे भी चलते रहेंगे तो एक दिन हमें अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो हमें निरंतर, अगर दिन में 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ना है, खेलना भी है, मस्ती भी करना है, और खुश तो रहना ही है। मैंने पहले ही कहा, खुश रहना ही सबसे बड़ा की पॉइंट है। तो उन सारी चीज़ों को हम फॉलो करके, हम अच्छे अच्छे रचनाकार को पढ़ करके, मनु जी को पढ़ करके, और हमारे समय के साहित्यिक परिवेश से परिचित होकर के हम बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और हम अपने भीतर की नकारात्मकता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके अपने आप को एक पॉजिटिव और एक रचनात्मक इंसान में तब्दील कर सकते हैं। हमारे अंदर जो भी कला है, लिखने की कला है, पढ़ने की कला है, नृत्य करने की कला है, पेंटिंग करने की कला है,
हमारे यहाँ 64 प्रकार की कलाएं हैं, और उसमें से जो भी हमारे अंदर योग्यता है हम उसको डेवलप करें, हम उस पर फोकस करें। समय लगता है, उसने कहा ना कि प्रैक्टिस करना और अपने आप पर भरोसा रखना और निरंतर उस काम को करना, ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं। हम एक दिन में सब कुछ चाहते हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता है। समय देना और उस काम को निरंतर करना, यही उसकी सफलता का मूल मंत्र है। और अपने आप पर भरोसा रखना, मैंने पहले ही कहा है कि अपने आप पर भरोसा रखिए, खुद पर यकीन कीजिए, क्योंकि जितना हम अपने आप को जानते हैं हमें उतना कोई नहीं जानता है। क्योंकि हमारे अंदर क्या कमज़ोरी है, क्या अच्छाई है, क्या गुण है, इसको सबसे अधिक, सबसे बेहतर सिर्फ और सिर्फ हम ही जानते हैं। और हमारी ज़िंदगी को बदलने वाला सिर्फ एक इंसान है, वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ हम खुद। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं बदल सकती है। और जिस दिन हमने चाह लिया सब कुछ बदल जाएगा अपने आप। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए और अपने वक्त को ज़ाया नहीं कीजिए, बल्कि वक्त को जीना है, वक्त को फील करना है, ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, उसको सिर्फ ज़ाया नहीं करना है। तो यही कहूँगा कि मनु भंडारी उनका पूरा नाम है, राजेंद्र यादव जी के साथ उनका मतलब उनकी अलग पहचान रही है, लेकिन उनके साथ विवाह हुआ था। बाकी दोनों की अपनी स्वतंत्र पहचान है, दोनों ही हिंदी साहित्य में अपनी मुकम्मल पहचान रखते हैं। तो पढ़िए, लिखिए और मस्त रहिए। और हमारे चैनल पर आइए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और मस्त रहिए।